तो आज के आपके करंट अफेयर्स 29 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है, आपने सुना ही होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। देखो, इंडिया के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों में प्राइवेटाइजेशन हुई है। इससे पहले जो ज्यादातर सारी सरकार के लिए चीजें बनती थी वो सारी की सारी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज, गवर्नमेंट की अपनी खुद की फैक्ट्रीज थी, वहां बनती थी। उन्हें कहते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। उन्हें चलाने वाला सब कुछ था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हो गया। ठीक है। आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और फैक्ट्री जो पूरा बोर्ड है, इसमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। बहुत टाइम से इनके अंदर रिफॉर्म्स मांगे जा रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी कि ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा, अब कहीं ना कहीं सरकारी एटीट्यूड थोड़ा सा इनमें ज्यादा ही चल रहा था। प्रोजेक्ट्स हद से ज्यादा डिलेड चल रहे थे। मतलब यकीन नहीं होगा तुम्हें, पर कई 90s के कुछ डिलीवरी के प्रोजेक्ट्स हैं जो आज तक डिलीवर नहीं हुए। तो बहुत ज्यादा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रॉब्लम है। पर ये प्रॉब्लम आई कहां पे? देखो, इंडिया के पास एक टाइम पे ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हमेशा ही बुरा रहा है। जब इंडिया आजाद हुआ है ना, इंडिया के पास दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसका कारण था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रही थी, ब्रिटिश यूरोप में बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके पास वहां पे इतनी रिसोर्सेज नहीं थी कि वो ईस्ट में भी भेज सके और इस साइड जापान से लड़ सके। उन्होंने देखा उनकी सबसे मेन कॉलोनी इंडिया है। उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारी अपने अंडर फैक्ट्रीज ओपन करवानी शुरू कर दी, जहां पे वेपन्स बन सके और आपकी ईस्टर्न वर्ल्ड की सप्लाई इस साइड से पूरी हो सके। तो ये जो इंडिया में अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज ओपन की गई, ठीक है, आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो भी उन्होंने ओपन की थी, जहां से आपका जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो अब बन के निकला है। ये सब कुछ वहीं से, इन्हीं फैक्ट्री से निकल रहा है। पर हुआ क्या, अब जब सारा का सारा, जब ब्रिटिश गए, मतलब हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था। हम टैंक्स बना सकते हैं, गन्स बना सकते हैं, हर चीज हमारे पास अवेलेबल थी। पर यहां पे फेलियर रहा है हमारी लीडरशिप का। उस टाइम के जो डिफेंस सेक्रेटरी कुछ आए, उनकी जो सोच थी, डिफेंस मिनिस्टर जो आए, जो स्टार्टिंग में जो 1950s और 60s में रहे ना, अर्ली 60s तक, जब तक चाइना के साथ वॉर नहीं होगी, तब तक इंडिया की सोच ही अलग थी। हमने इस पूरे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर एक तरह से ध्यान देना बंद कर दिया था। कैसे? कि आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को हमने एक तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी प्रिजम्पशन थी कि चाइना तो हमारा दोस्त है और पाकिस्तान 1948 में उसके साथ लड़ाई हुई, उसके बाद दोनों देशों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम नहीं लड़ेंगे। तो हमारी प्रिजम्पशन ये थी कि अब लड़ाई होगी ही नहीं, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं बचा। तो हमने क्या किया, अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, जितनी भी फौज है, इसे भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। इनके ऊपर भी फोकस कम आ गया, ऑब्वियसली इनके वेपन्स के ऊपर भी फोकस कम आ गया। इसलिए जब 1962 का वॉर हुआ है ना, हाँ, इंडिया के वॉर हारने के कारण में से एक कारण ये था कि हमारे पास गोलियों की तक कमी थी। हमें गोलियां तक, सोल्जर्स को हम गिन के देते थे, क्योंकि इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही थी कि गोलियां पूरी कर सके। तो इस कारण, इतनी शॉर्टेज के चलते हुए हम वो वॉर इसलिए हारे। इसलिए जब चाइना हमें कहता है कि, मतलब कई बार चाइना और इंडिया में गर्मा गर्मी हो रही होती है, तो चाइना कहता है कि 1962 याद कर लो क्या हुआ था। तो इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आती है कि अब इंडिया को 1962 वाला इंडिया मत समझना, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती थी कि हमने अपना पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनयूटिलाइज जाने दिया। मतलब अगर हम खुद भी नहीं करना चाहते थे तो हम डिफेंस सेक्टर का ये कर सकते थे कि सारी दुनिया को वेपन्स बेच के पैसे कमा लेते। पर हमने गांधीयन फिलॉसफी अडॉप्ट करने का जो सोचा था कि गांधी जी ने बोला पीस रखेंगे, तो ये सारी फैक्ट्रीज तब इग्नोर हुई। उसके बाद थोड़ा सा रिफॉर्म आया, पर गवर्नमेंट का कभी भी, देखो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एटीट्यूड इन फैक्ट्रीज में डेवलप हो गया था। तब से लेके लगातार आपकी, और सारा का सारा आपकी जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस डिपेंडेंट रही है ना, खासकर 2015 से पहले पहले, वो सारी की सारी पब्लिक सेक्टर इन्हीं कंपनीज के ऊपर वो डिपेंडेंट रही है कि ये बनाएंगी तभी वेपन सप्लाई होगी। एक आपने आर्म्ड फोर्सेस के पास एक कॉमन बंदूक देखी होगी, जो दिखने में प्लास्टिक जैसी दिखती है, वो है आपकी इंसास। अब थोड़ा सा उसका कलर बेटर हो गया, पहले तो बिल्कुल ही ऐसे लगते थे जैसे प्लास्टिक के खिलौने पकड़े हुए हैं।
वो वैसे भी क्या कहते हैं, अच्छी बंदूक नहीं मानी गई। रीसेंट अब इंप्रूवमेंट्स के बाद थोड़ी बहुत ही ठीक है। जब वो पहले, वो भी इंसास भी जो गन थी वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने बनाई थी। वो गन इतनी बेकार थी कि एक राउंड ऑफ फायरिंग के बाद, मतलब एक पूरी आपकी फायरिंग के बाद वो इतनी गर्म हो जाती थी कि तुम उसे उसके बाद उठा भी नहीं सकते। ठीक है, कई जगहों पे तो उसका आगे का जो पूरा बैरल है वही पिघल जाता था। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा ठंड या गर्मी होगी वो चलनी बंद हो जाती थी, गीली होगी चलनी बंद हो जाती थी। तो हद से ज्यादा प्रॉब्लम्स थी उस गन में। पर तब भी क्योंकि इंडिया में बन ही वो रही है, हमारी सारी आर्म्ड फोर्सेस को वो सप्लाई की गई। इसके कारण एक टाइम ऐसा भी आया था कि इंडिया के पास अच्छी गन्स ही नहीं थी। ठीक है, ये कारगिल के टाइम, उसके बाद के टाइम में हमारे पास अच्छी गन्स, कारगिल के बाद भी काफी टाइम अच्छी गन्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास रही नहीं है। अब जाके कहीं पे 2015 के बाद, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू किया है और फॉरेन कंपनीज को हमने इन्वॉल्व करना शुरू किया है, तो बहुत सारी मॉडर्नाइज्ड वेपन्स आपकी आर्म्ड फोर्सेस को मिलने शुरू हो गए। ठीक है, तो इसी में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ये आपके अब नहीं, ये बहुत सालों से गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट्स भी, कांग्रेस गवर्नमेंट भी, उससे पहले भी गवर्नमेंट, ये बहुत टाइम से चाहती हैं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म करके कुछ और बनाया जाए। तो एक तरह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड खत्म हो रहा है क्योंकि एक सिंगल कंट्रोल से ही फेल था। इसकी जगह पे अब 7 अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई जाएंगी डिफेंस सेक्टर। मतलब पहले एक ही कंपनी थी, तुम कहीं पे भी देखोगे हर जगह बोर्ड लगा होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का। अब अलग अलग जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं, अलग अलग सरकारी, अलग अलग 7 कंपनियां बना दी गई हैं। पहले एक ही थी, अब उसे डिवाइड करके 7 अलग अलग, ताकि अब फिक्स हो जाए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। पहले तो एक ही बोर्ड था, डिले हो रहा है तो वो बहाना डाल देते थे कि ये फैक्ट्री से नहीं हो रहा, ये फैक्ट्री से नहीं हो रहा। अब अगर किसी ने गन्स बनानी है वो एक फैक्ट्री का काम होगा, किसी ने आपके कुछ डिलीवर करना है वो उनका काम होगा। तो ये 7 फैक्ट्रीज में से तोड़ा, मतलब 7 पब्लिक अंडरटेकिंग्स में तोड़ा जा रहा है। टोटल इनकी फैक्ट्रीज 41 है। ठीक है, इंडिया के अंदर उन सबको बांट दिया जाएगा इन 7 के अंदर अंदर किस तरीके से, किसके अंडर कौन सी आनी है। तो ये 7 कौन सी बनने वाली हैं। ठीक है, मॉनिटर्स, आर्मर्ड व्हीकल निगम, आपके एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड, जैसे ये कपड़े, हेलमेट्स, ये सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, केवलार बनाएंगे। यंत्र इंडिया, इंडिया ऑप्टेल और ग्लाइडर्स इंडिया, ये सारे के सारे ये 7 कंपनीज बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये 7 के 7 के नाम भी याद रखना। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। सर इनका बोर्ड सेम रहेगा कंपनी नहीं का? नहीं नहीं नहीं, तभी तो इसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब बोर्ड सेम नहीं रखना, तभी तो 7 में तोड़ दिया गया। अब 7 का बोर्ड अलग अलग होगा, सारी की सारी कंपनीज अल्टीमेटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही आएंगी। पर पहले एक बोर्ड था, अब वो 7 अलग अलग बोर्ड हो जाएंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें संभालने वाले लोग अलग हो गए। ठीक है, जितनी भी इनके आपके, मतलब ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बनना शुरू हुआ था 1775 में, सबसे पहली सरकारी फैक्ट्री ब्रिटिश ने लगाई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम सबसे बड़ा बूस्ट आया था, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश को इतनी ज्यादा इंडिया के अंदर फैक्ट्री की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उससे पहले ये जो 1775 में लगी है, ये सिर्फ गोला बारूद बनाने के लिए या आपकी गोलियां बनाने के लिए, बस इनके लिए फैक्ट्रीज थी इंडिया में। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम टैंक्स, प्लेन्स, हर चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप हुआ, वो लॉन्ग टर्म ने हमने खुद बर्बाद कर दिया उसे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो अपने आप में जो था, ये 37th लार्जेस्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर था पूरी दुनिया का। सेकेंड लार्जेस्ट एशिया में था और लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ऑपरेटेड में देखा जाए तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन थी डिफेंस की। ठीक है, और ओल्डेस्ट है ये इंडिया में। प्रोडक्शन में सबसे पुरानी कंपनी है सरकारी, और दूसरा गवर्नमेंट ऑपरेटेड, क्योंकि चाहे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज अमेरिका में है, पर अमेरिका क्या है, प्राइवेट सेक्टर के सहारे चलता है। ये जो आप, जैसे यही होगी बोइंग होगी, बोइंग भी आपके फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाता है। ठीक है, वो सारी की सारी उनकी प्राइवेट कंपनीज ही हैं।
और ये सब कुछ उन्हें सप्लाई करती है। अगला एक और डिफेंस का करंट अफेयर, डिफेंस एक्विजिशन टू बी इन 2 ईयर। देखो अभी क्या होता है, डिफेंस एक्विजिशन क्या होता है, हम कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते हैं ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज गन्स खरीदनी थी, कॉन्ट्रैक्ट निकाला कि आर्मी को 5 लाख गन्स चाहिए, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की, मान लेते हैं असॉल्ट राइफल्स चाहिए थे, सारी दुनिया में टेंडर ओपन करेंगे, हमारे पास लेट्स सपोज 5 कंपनीज ने टेंडर दिए, टेंडर आ गए, टेंडर के बाद इन सारी गन्स की टेस्टिंग शुरू होती है, टेस्टिंग के बाद फाइनल करते हैं कि कौन सी गन लेनी है, उसके बाद प्राइस नेगोशिएट करते हैं, प्राइस नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद डिलीवरी टाइम कितना होगा, कितने टाइम में डिलीवर होगा, उसके बाद जाके कहीं पे आपका फाइनल साइन होता है। ये करते कराते, अब इसमें भी कई बार बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, कई बार टेंडर पसंद नहीं आते, दोबारा से हम टेंडर निकालते हैं, ठीक है, नेगोशिएशन प्राइस पसंद नहीं आया, फिर से टेंडर निकलेंगे, ठीक है, तो बार बार इन स्टेजेस पे कई बार जंप करते रहते हैं। तो ये जो सारी स्टेजेस हैं, ये करते कराते कम से कम भी एवरेज, हम कोई भी चीज हमें डिफेंस के लिए एक्वायर करनी है ना, उसके लिए 3.5 साल लग जाते हैं। तो आज अगर मैं कोई डिफेंस के लिए चीज खरीदनी शुरू करूंगा, कम से कम भी, मतलब एवरेज निकाल लो, कई चीजें थोड़ी सी जल्दी भी हो जाएगी, कई चीजें 7-7 10-10 साल भी लगा देती हैं, तो एवरेज कर आके 3.5 साल आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब इस एक्विजिशन को धीरे धीरे कम करके 2 साल का एवरेज करना चाहती है, ठीक है, कि 2 साल में तो हम कोई ना कोई चीज एक्वायर जो हमने करनी थी वो कर ले, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट रफली ये सारे स्टेजेस 2 साल में पूरी हो जाए, ठीक है, वो हमारा एक टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे रिफॉर्म्स की तरह ही हैं, जैसे कि हम अपने इंपोर्ट्स भी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेन डिफेंस कंपनीज को बोलें कि आप इंडिया में आके इंडस्ट्रीज ओपन करो, डिफेंस एफडीआई कितनी अलाउड है, हाँ डिफेंस सेक्टर में, हाँ जी, एज लॉन्ग एज, बिल्कुल राधिका, एज लॉन्ग एज, मतलब 2 साल हम करना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना इन्वॉल्व, ऑब्वियसली क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी चीजों को तो बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक ना दुनिया में इस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिसके बाद आपके वॉरफेयर का बिल्कुल ही तरीका ही बदल जाएगा। ये वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी इस टाइम सिर्फ 4 देश डेवलप कर रहे हैं, और 4 देशों में से जो इसे एक्चुअली जो कामयाब कर पा रहे हैं वो 3 है, ठीक है। ये 4 देश कौन से हैं, वो है आपका यूएसए, इंडिया, इजराइल और चाइना। ये टेक्नोलॉजी क्या है कि हम गन्स तैयार कर रहे हैं जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स क्या होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, इसमें क्या होगा कि कोई मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं, कुछ फायर करने की जरूरत नहीं, हाई बीम चार्ज बीम्स भेज दी जा प्रोजेक्ट कर दी जाएंगी। उससे क्या होगा, लेट्स सपोज किसी ने कोई भी मिसाइल छोड़ी है, ठीक है, ये जैसे ही बीम्स इससे टकराएंगे ना, मिसाइल के अंदर के सारे सर्किट जल जाएंगे, तो वो वहीं फट जाएगी। तो अगर मतलब इसका पोटेंशियल क्या है, ये तो अभी मिसाइल छोड़ने का एग्जांपल दिया है, किसी जगह पे मिसाइल स्टोर्ड भी पड़ी हैं, वो वहीं फट जाएंगे। तो अगर तुम लेट्स सपोज पाकिस्तान की बॉर्डर पे इसे छोड़ देते हो, तो पाकिस्तान के अंदर 10-15 किलोमीटर जितनी तक वो इलेक्ट्रिक वेव जा रही होंगी, जितने भी उनके हथियार होंगे वो सारे के सारे निकम्मे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो तुम एक वॉर को होने से पहले जीत चुके हो। तो इसका ये सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि इस तरीके के वेपन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन चीजों को डेवलप करने में, स्टेबलाइज करने में और वेपन्स की फॉर्म में लाने में टाइम लगता है। वेपन्स की फॉर्म में प्योरली अभी तक सिर्फ इसे अमेरिका लेके आ पाया है, ठीक है, उसका भी सिर्फ एक ही उन्होंने अभी तक शिप तैयार की है, पर मतलब उन्होंने एज अ वेपन उसे प्रेजेंट किया। इंडिया की टेस्टिंग कामयाब हो चुकी है, अब हमने वेपन्स की फॉर्म में लेके आना, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस पे हैं, चाइना के पास भी है ये, ठीक है, चाइना के सीक्रेट्स ऑब्वियसली जानते नहीं है किस स्टेज पे वो पहुंचे हुए हैं, पर वो भी कर रहे हैं इस चीज को, और इजराइल भी कर रहा है इस चीज को।
ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हम अपने इंपोर्ट्स कम कर सकें। हम चाहते हैं कि 64% के करीब तो हम इंडिया के अंदर ही अपना सारा का सारा कैपिटल एक्विजिशन बजट हमने फिक्स किया हुआ है कि हम यहीं से इंडिया से ही सामान खरीद लें। इसलिए हम फॉरेन कंपनीज को भी कह रहे हैं कि इंडिया में इन्वेस्ट करो और इंडिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज खोलो, ताकि आपके जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंप्रूव होने शुरू हो जाए। हाँ जी, एफडीआई आपकी नहीं 74%। ठीक है, आपकी देखो एफडीआई जो है, जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में डिफेंस कंपनीज, जो मैं आपको इस सीट पे समझाता हूं। देखो किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में अपनी फैक्ट्री खोलनी है, उसे इन्वेस्ट करने के, उसे इंडिया के अंदर पैसे लगाने के दो तरीके हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, और एक होता है ROU, गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक का मतलब है कि तुम कितने परसेंट तक, अगर किसी कंपनी में तुम्हारा हिस्सा है, तुम कितने परसेंट कंपनी को खुद ओन कर सकते हो। देखो कई बार गवर्नमेंट फिक्स कर देती है, लेट्स सपोज कोई फॉरेन कंपनी सिर्फ 49% ऑटोमेटिक रूट में है। इसका मतलब होगा कि अगर कोई कंपनी खुल रही है, 100% शेयर होल्डिंग होगी, 100% कोई पैसा लग रहा होगा, फॉरेन कंपनी सिर्फ 49% ओनरशिप रख सकती है। उसे किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा और वो इंडियन कंपनी 51% होल्ड करेगी। लेट्स सपोज कोई बाहर से कंपनी आई, उसने इंडिया में आके टाटा या रिलायंस इनके साथ पार्टनरशिप कर ली, तो इंडियन कंपनी ज्यादा शेयर होल्ड करेगी, वो कम करेंगे और इस तरीके से पार्टनरशिप हो जाएगी। ठीक है, ये है ऑटोमेटिक के कितनी परसेंट तक फॉरेन कंपनी वाले होल्ड कर सकते हैं। तो इसकी ओवर द टाइम लिमिट बढ़ाई जाती होती है। ऑटोमेटिक का मतलब है फिर तुम्हें सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, इतने परसेंट तक तुम खुद बिना सरकार को बस एक एप्लीकेशन देनी है और तुम काम अपना करना शुरू कर सकते हो। मतलब जो लाइसेंस चाहिए वो तो अलग बात है, पर सरकार से पैसे इंडिया के अंदर लगाने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, जितना ऑटोमेटिक रूट में होता है। अब यहां पे जैसे कि आपके अलाउड है डिफेंस सेक्टर में 74% तक कोई भी फॉरेन कंपनी शेयर होल्डिंग रख सकती है, और बाकी उन्हें किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा बाकी के 24% के लिए, और 26 सॉरी, ठीक है 26% के लिए। क्लियर है? गवर्नमेंट रूट का मतलब है कि अब लेट्स सपोज कोई कंपनी इंसिस्ट करती है कि नहीं हम इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग चाहते हैं, ये 74% तक तो आप अलाउ कर रहे हो, पर हम तभी इंडिया के अंदर फैक्ट्री खोलेंगे अगर हमें पूरा कंट्रोल मिलता है। मतलब एक पूरा का पूरा कंट्रोल का एग्जांपल लेते हैं, इवन इफ उन्हें 75% शेयर चाहिए, ऑटोमेटिक रूट से 1% ज्यादा है ना, वो 1% का अप्रूवल उन्हें सरकार से लेना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि हमारा इतने परसेंट कंट्रोल हो। तो वहां पे आता है गवर्नमेंट रूट। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट को पेपर सबमिट करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ये पड़ता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। इसे अपने सारे के सारे पेपर डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, ये आपकी कैबिनेट कमेटी के पास जाता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के पास, वो फाइनली अप्रूवल देती है और फिर जाके उस कंपनी को अलाउ किया जाएगा कि वो उतने परसेंट शेयर होल्डिंग रख पाए। क्लियर है? ये होता है गवर्नमेंट रूट। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि डिफेंस सेक्टर में कितने परसेंट अलाउड है ऑटोमेटिक रूट में, तो उसका आंसर क्या होगा? 74%। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये टाइम टू टाइम जो एफडीआई के क्वेश्चन है ना, ये हमेशा बन सकते होते हैं, खासकर जो सेक्टर पॉपुलर है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आए आप कर पाओ। क्लियर है? अगला आपके रिन्यूएबल एनर्जी। तो लॉकडाउन के टाइम पे आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में इंस्टॉल हो रही थी, उसकी थोड़ी पेस स्लो हो गई थी। ठीक है, और इसी कारण हम 2022 के टारगेट्स को शायद थोड़ा सा मिस करते हैं, थोड़ा क्या काफी मिस कर जाएंगे। पर उसका क्योंकि लॉकडाउन में काम भी रुक गया, सरकार का
सारा फोकस भी शिफ्ट हो गया वो सारी चीजों के कारण। पहले हम टारगेट से आगे चल रहे थे, एक्चुअली ये एक बात है, चलो 2019 तक हम टारगेट से आगे थे, ठीक है, तो हम ओवर अचीव करने वाले थे। पर पिछले 1.5 साल में क्योंकि सरकार का फोकस चेंज हो गया है, सब कुछ बदल चुका है, इस कारण आपकी रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन थोड़ी स्लो हो गई। जैसे टोटल टारगेट हमारा सोलर एनर्जी लगाने का 100 गीगावाट्स का था, 2022 के टारगेट्स हैं ये, 2022 तक हमने क्या अचीव करना था, और अभी तक सिर्फ 43.94 ये हो पाया है। विंड का 60, 39.58 हो पाया है। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी 5 लगानी थी, ये 4.79 हो चुका है, ये शायद अचीव कर जाए, ठीक है। बायो एनर्जी ये हम अचीव कर चुके हैं, जिनका इस साल पेपर है, ये चीज याद रखना, हमने सारे टारगेट नहीं मिस किए हैं, एक को हम अचीव कर गए हैं, ठीक है। बाकी आपके टारगेट्स कितने कितने गैप पे हैं, या ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, जिनका इसी साल ही अभी पेपर है, ठीक है। अगले साल भी क्वेश्चन आ सकता है, पर अगले साल तक नया डेटा आ जाएगा। इस साल जिनका भी क्वेश्चन है, ये टारगेट कैपेसिटीज याद रखना, हमने कितना टारगेट लिया है किस एनर्जी का, और बस ये याद रखना कौन सी अचीव कर लिया। बायो एनर्जी का मतलब होता है जैसे गोबर गैस होगी, ये सब कुछ होगी, कोई भी जो वेस्ट से हम एनर्जी बना रहे हैं उसे बायो एनर्जी कहते हैं। बायो का मतलब है ऑर्गेनिक मटेरियल, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या उनका रिमेन हो, वो सब कुछ बायो एनर्जी। क्लियर है? तो ये जो आपके सारे टारगेट्स हैं, इसके साथ साथ अगर आप वैसे भी देखो ना, देखो आपके ये जो सारी की सारी पावर इंस्टॉल हो रही है, हमने 2030 तक 450 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करनी है, ठीक है। पिछले साल सिर्फ 7 गीगावाट्स इंस्टॉल हुई है, क्योंकि वही सारा फोकस पेंडेमिक के कारण चेंज हो गया, वो सब कुछ इसलिए हो गया। एक और आपको एक पूरी दुनिया की एक चीज बताता हूं, आपके ना इस टाइम जो आपके डेली कोल स्टॉक है ना, वो भी खत्म होते जा रहे हैं आपके थर्मल पावर प्लांट्स और इन सब में। आपके इंडिया के अंदर ज्यादातर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो ना क्रिटिकल लेवल पे चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में ना इस टाइम कोल का प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, ठीक है। चाइना हो, इंडिया हो, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, यूएसए, हर जगह इसका फैक्टर क्या है, मैं आपको एक इंटरनेशनल चीज बताता हूं, एक इंटरनेशनल करंट अफेयर से लिंक करके बताता हूं। ऐसा नहीं है ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया फेस कर रहा है, चाइना का एग्जांपल देता हूं पहले। चाइना के अंदर रोज इस टाइम पावर कट लग रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बिजली की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे। हुआ क्या है, जब से लॉकडाउन शुरू हुए हैं, लोगों की ना पावर कैपेसिटी बढ़ गई है। एक जनरल चीज ही, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करने ज्यादा बढ़ा दिए, ठीक है, हर चीज के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, इन्हें भी तो बिजली चाहिए। इसके अलावा घर के अंदर रहने की आदत पड़ गई, तो हमें एसीज की भी आदत ज्यादा पड़ गई। पहले क्या होता था, अगर आम पर्सन अगर बाहर ज्यादा घूमता फिरता रहता था, जैसे स्टूडेंट्स ही लगा लो, जब कॉलेज जाते थे, कॉलेज में ज्यादातर कैंपस तो बिना एसी की था, अगर कहीं पे एसी हो भी प्राइवेट कैंपसेस में, पर जब बाहर घूमना है तब तो कोई एसी नहीं है, ठीक है। और कॉलेज उस उम्र में किसी को परवाह भी नहीं होती, ठीक है, बाहर ही बैठना होता है, तब चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो, ठीक है। तो वो सारे के सारे अब लोड बढ़ गए। तब चाहे अगर लेट्स सपोज क्लासरूम में भी एसी था, पर अंदर 60 बच्चे बिठाए हुए हैं और उनके लिए एक एसी चल रहा है, ठीक है। अब पहले तो कई लोग तो घर पे बैठे हैं, तो हर बंदा अपना अपना एसी चला रहा है, तो हर चीज का लोड बढ़ता जा रहा है। ये जो लोड है, इसके कारण सिर्फ इंडिया को नहीं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम आ रही है। 2 कंट्रीज से, एक तो मैंने चाइना का आपको एग्जांपल दिया, इंडिया की न्यूज आ रही है कि हमारे भी थर्मल पावर प्लांट क्रिटिकल में चल रहे हैं, तो शायद आने वाले विंटर्स में, क्योंकि डिमांड और बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, क्योंकि हीटिंग के लिए चाहिए होगा नॉर्थ इंडिया में, तो शायद तब पावर कट्स बढ़ जाए। दूसरी साइड पे आपके जैसे यूनाइटेड किंगडम, जो यूके है, ब्रिटेन है, उन्हें भी ये खतरा बैठा हुआ है कि शायद वहां पे भी आपकी कट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। कल की ही न्यूज है कि ब्रिटेन में ये टेंशन बनी हुई है कि किस तरीके से हम विंटर में अपनी एनर्जी क्या मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ है, मैक्सिमम प्राइस फिक्स किया हुआ है कि इससे ज्यादा कंपनीज चार्ज नहीं कर सकती पर यूनिट।
उस प्राइस पे उन्हें पीछे से सप्लाई नहीं मिल रही, तो वहां पे कंपनीज आपकी बैंकरप्ट होती जा रही हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ही बंद होगी, बिजली कौन देगा? तो उनके ये क्राइसिस आ खड़ा हुआ। ये पूरी दुनिया में क्राइसिस आया पड़ा है इस टाइम। आपकी कुछ रिसोर्सेज जो पहले धीरे धीरे ग्रो कर रही थी ना, अब वो सडनली ग्रो कर गई। उतनी हमारे पास उन चीजों की सप्लाई नहीं है जितनी उनकी डिमांड आ। तो ये बहुत बड़ा इम्बैलेंस है आपका सप्लाई और डिमांड के बीच। तो फ्यूचर प्रोडिक्शन शायद कट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, और शॉर्ट टर्म होगा। ऑब्वियसली हर इकोनॉमी थोड़े टाइम में एडजस्ट कर लेती है, पर जैसे इस समर्स भी प्रॉब्लम आई थी पंजाब को, ठीक है, सब कुछ ही रन अप हो रहा था, ओवर कैपेसिटी, जरूरत ज्यादा थी क्योंकि एसी ज्यादा चल रहे थे, वही सारी चीज, वो विंटर्स में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ जी बिल्कुल, के कट लगा करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अगला आपका एक टनल तैयार हो रहा है इस टाइम पे, जोजिला। एक आपका अटल टनल तैयार हुआ था, वो कहां से कहां कनेक्ट करता था? हाँ, रोहतांग टू ले, ठीक है। तो रोहतांग से ले जाने के लिए कितने किलोमीटर का था वो टनल? 9 पॉइंट समथिंग। और कितनी हाइट पे है? 10,000 फीट की हाइट पे है। ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं। अब जोजिला तैयार हो रहा है, ये 13.5 किलोमीटर लंबा टनल होगा, ठीक है, और ये एशिया लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होने वाला है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल, सिंगल टनल जिससे भी बड़े एग्जिस्ट करते हैं एक डायरेक्शन के, ये बाई डायरेक्शनल सबसे बड़ा एशिया का टनल होने वाला है कि दोनों साइड से ट्रैफिक आएगा। ये 11,000 फीट की हाइट पे है, ठीक है, 11,500 की फीट की हाइट पे है, ठीक है। इसके कारण इस हाइट पे जो आपकी वेजिटेशन मिलती है वो भी आपने याद रखनी है। कौन से पेड़ पाए जाते हैं इतनी हाइट पे, वो भी याद रखना है, मीटर्स में कन्वर्ट करके, मीटर्स में याद रख लेना, मीटर्स में भी। ये बहुत ही जरूरी है। देखो हुआ क्या था कारगिल के टाइम पे भी, जैसे बात है, जो कारगिल का वॉर हुआ था, कारगिल में आपका जो पाकिस्तान का प्लान था वो यही था कि यहां से आपके श्रीनगर से लेना आपका NH1 पास करता है, कि NH1 अगर काट दिया इंडिया की सारी सप्लाई कट जाएगी, लेह का इलाका भी गया, ये नीचे वाला सारा इलाका भी गया। NH1 लाइफ लाइन थी। तभी हमने मनाली का एक ऑल्टरनेटिव रूट उसके बाद बनाना शुरू किया है। पहले मनाली टू लेह इतना कोई, पहले तो बिल्कुल ही कच्ची सड़क थी, वो धीरे धीरे ओवर द इयर्स पक्की होती गई है और अब जाके पूरी बनी है, क्योंकि हमें एक ऑल्टरनेटिव रूट समझ आ गया कि एक रूट से काम नहीं चला सकते। पर अभी भी जैसे इसके बीच में जो जोजिला पास है ना, ये जोजिला पास क्या था, ये बहुत ही हाइट में ला का मतलब ही अपने आप में पास होता है। ये पास होते क्या है, देखो माउंटेन्स आपके ना वैसे जितने सीधे खड़े होते हैं ना, इन्हें क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता है, सीधी चढ़ाई है, पर बीच में कहीं ना पहाड़ आपके थोड़े से ऐसे स्मूथ हो जाते हैं, मतलब हाइट होगी पर बीच में दोनों साइड पे चढ़ना और उतरना ना आसान होता है। इन्हें कहते हैं पास, ठीक है। मतलब ये मैंने एक ही पहाड़ लिया है, शायद इसमें थोड़ी सी चढ़ाई कम हो, अगले में थोड़ी कम हो, फिर उन्हें ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको इनमें से निकलना है तो सबसे आसान तरीका यानी कि पास में से ही है। अब ये जो पास है जोजिला पास और बाकी मतलब इस एरिया में जितने पास हैं, उन पास की ज्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है कि वो 6 महीने जब बर्फ पड़ती है, 6 से 8 महीने जब बर्फ पड़ेगी ये बंद हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही अक्टूबर आएगा बंद हो जाते हैं, और ये उसके बाद मार्च अप्रैल में जाके कहीं ओपन होने शुरू होते हैं, ठीक है, प्रॉपरली मई में जाके ओपन हो पाते हैं। तो इतने महीने तो आपके ये एरियाज कट ही गए बिल्कुल ही, तुम्हारी सारी सप्लाई जितनी भी इन एरियाज में वो सारी बाय एयर है, रोड ये तो जा ही नहीं सकते, और एयर तो अपने आप में महंगा पड़ता है, सस्ता तरीका तो यही है। तो इस कारण यहाँ पे टनल्स बनाने जरूरी है ताकि हम एक ऑल वेदर रोड बना सके, कि कोई भी मौसम हो ये रास्ते खुले रहे। दूसरा, जब टनल्स बनती हैं, टनल्स को पहाड़ों के बीच में से भी काट के बना देते हैं, तो रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये 2000 मतलब इसका टारगेट है कि 2023 तक इसे पूरा कर दें। जब जोजिला पास ओपन हो जाएगा, ये जोजिला पास कनेक्ट करता है आपके लद्दाख और श्रीनगर को,
अभी श्रीनगर से लद्दाख जाने के लिए अगर ट्रैफिक ना हो तब भी 3.5 घंटे लग जाते हैं। जिस दिन ये बन गया जोजिला पास, श्रीनगर टू लद्दाख का रास्ता 15 मिनट रह जाएगा। तो टाइम डिफरेंस देखो, अभी जाने के लिए 3.5 घंटे, तब सिर्फ 15 मिनट। यानी कि जो बंदा श्रीनगर गया है वो वैसे लद्दाख घूमने वैसे ही चला जाएगा। टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें, आर्मी के पर्सपेक्टिव से देखो, आर्मी को मूवमेंट कितनी जल्दी होगी। जहां पे पूरी फौज को मूव करने के लिए 4 घंटे लगते थे, 15 मिनट में सारी की सारी फौज वहां पे मोबिलाइज की जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। इस कारण ये टनल बहुत महंगा टनल है। ये इसके ऊपर 1.5 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सस्ती चीज है, 1.5 लाख करोड़, मतलब पहले 1.5 के साथ लाख की जीरो लगाओ, फिर करोड़ की जीरो लगा दो। इतना महंगा तैयार हो रहा है। पर इसका अभी का इकोनॉमिक पर्पस ना देखो, मतलब अभी की ये ना देखो। इससे फायदा क्या होगा कि जो आपके लद्दाख के लोग हैं वो हमसे, इंडिया से सारे सीजन कनेक्ट हो जाएंगे। वो कोई भी वहां पे सामान बनाते हैं, उनके लिए बेनिफिट सोचो। वो कोई भी वहां पे सामान बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, वो इंडिया में कहीं पे भी सेल कर सकते हैं पूरा साल। तो वो भी लॉन्ग टर्म में अमीर हो पाएंगे। टूरिज्म भी बढ़ेगा, तो टूरिज्म से भी उनकी इनकम्स बढ़ेंगी। तो इस तरीके से उनकी कमाई बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज है जो हो रही है, ठीक है। और ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स कैरी आउट हो रहे हैं। इससे हम आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एरिया में ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया अपनी कनेक्टिविटी, रेलवे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, झेलम को क्रॉस कर रहे हैं, वो सब कुछ, हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इंडिया बना रहा है, वो सब कुछ तैयार हो रहा है। वो किसी ना किसी करंट अफेयर जैसे जैसे तैयार होता जाएगा आते जाएंगे। चलो अब बात करते हैं काफी अखबार न्यूज में रहने वाली कंट्री अफगानिस्तान के बारे और उनकी सरकार तालिबान के बारे। देखो, तालिबान के साथ एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम तालिबान को आ रही है। तालिबान पिछले 20 क्या पता नहीं कितनी जनरेशन से सिर्फ लड़ाइयों में घुसे हुए हैं। लड़ाई लड़ना अलग चीज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन करना अलग चीज होती है। अब इन्हें सरकार मिल गई है, पर अब इन्हें समझ नहीं आ रहा चलाए कैसे। एक बहुत बड़ी क्राइसिस आके अफगानिस्तान में खड़ी हुई है। इन्हें नहीं पता इकोनॉमी कैसे चलाते हैं, इन्हें नहीं पता गवर्नेंस, ट्रैफिक कैसे चलाना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। ये दिखने को लगता है कि सारी चीजें चल तो रही हैं। अगर ये सब कुछ चल ही रही होती तो तुम्हारे एग्जाम की तैयारी करने का क्या फायदा होता। इतनी पढ़ क्यों रहे हो, ठीक है। तुम भी हथियार उठा के कहीं पे ट्रेनिंग करके तुम्हें भेज देते, ठीक है। तो तभी कहते हैं जो फौज है, फौज का काम डिफेंस का है। फौज कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उनका दिमाग उस तरीके से बना हुआ है, वो धक्का भी कर देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का दिमाग अलग चलता है, तो इस कारण सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अलग जरूरत है। अब इन्हें ये नहीं पता। वैसे ही तालिबान को अब अगस्त में इन्होंने पूरी तरीके से कब्जा ले लिया था, अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, इन्हें अब तक ये नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कानून कौन सा चला। तो इसी के लिए चलते हुए इन्होंने, देखो अफगानिस्तान में क्या था, अफगानिस्तान की अगर मैं पूरी हिस्ट्री बताऊं, अफगानिस्तान में जब मतलब ये 40s उस टाइम से ही आपके शाहों का राज रहा है। शाह होते थे वहां पे भी, मतलब मोनार्की थी, किंग्स थे वहां पे। उन्होंने अपना एक जो लास्ट उन्होंने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उससे पहले भी शाह होते थे। जो लास्ट उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने देश के लिए बनाया, वो बनाया था आपके 1964 में, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है अभी के लिए तालिबान उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से अप्लाई करना लगा। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में तालिबान ने यह भी बोला है कि हम सिर्फ वो चीजें यूज करेंगे जो शरिया के खिलाफ ना हो। पर अब कॉन्स्टिट्यूशन तो अपने आप पे लिखा हुआ है, अब क्या चीजें शरिया हैं, क्या तुम यहां तो पहले काट के लो। अब क्या कहते हैं, फिर से यही कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी कि अब तुमने कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। मैं तुम्हें कहूं कि आज से ये वाली एक किताब है जो हम मानेंगे कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, पर कंडीशन ये है कि मुझे पसंद आई तो। अब तुम्हें कैसे पता, एज अ सिटीजन तुम्हें कैसे पता मुझे क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं पसंद आ रहा। शरिया भी तो ये अपने मन मर्जी से पढ़ते हैं, ठीक है। जो इन्हें कई शरिया को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर है, कई चीज शरिया को लेकर बहुत कम है, तो ऐसे तो अलग अलग चीजों की सजाएं मिलने लग जाएंगी। जैसे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वुमेन को राइट टू वोट भी मिला हुआ था। शाहों के
अफगानिस्तान को नफरत करते थे, मतलब जो आपके वहां के शरिया क्या होता है, शरिया भी बताता हूँ, पहले ये बता दूं फिर शरिया भी बताता हूँ। शाह जब आपके अफगानिस्तान पे रूल करते थे ना, अफगानिस्तान एक्चुअली एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री थी, और अगर शाह बने रहते कुर्सी पे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भी हो जाती है अफगानिस्तान की। पर उनका जो राज था ना, वो इस्लामिक नहीं था, वो वेस्टर्न थे, खुद वो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग थे, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के साथ उनके डायरेक्टली टाई अप्स थे, तो वो बहुत ही लिबरल लोग थे। वो कहते थे इस्लाम की सिर्फ पर्सनल स्पेस है, वहां रहेगा, ठीक है, महिलाओं को काम करने का, पढ़ने का, वोट डालने का सारे राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिर आपके ऐसा नहीं, सोशलिज्म से भी बहुत इन्फ्लुएंस थे वो, जैसे जब बाद में पहले वेस्टर्न थॉट में थे, बाद में सोशलिज्म के कंट्रोल में आ गए। सोशलिज्म में उन्होंने सारे किसानों को बराबर जमीनें भी बांटी, ठीक है, बहुत ही प्रोग्रेसिव था आपका अफगानिस्तान। पर ये प्रोग्रेस कई बार क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि प्रोग्रेस हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, सब खुशी तो होंगे, कई बार क्या होता है कि आपके लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि उस चीज को एक्सेप्ट कर तो आपकी जब लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं होती तो वो उस चीज को पॉजिटिव तरीके से लेने की जगह ना नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि ये चीज हो क्यों रही है हमारे देश में। इसी का नतीजा था कि आपके शाह का रूल खत्म हुआ और अब लेटेस्ट आपके तालिबान वापस आ गया है अफगानिस्तान में, ठीक है। तो जो लास्ट आपके रूलर थे किंग मोहम्मद जहीर शाह थे, ठीक है, उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके बाद ये खत्म हो गया जैसे ही उनकी पावर खत्म हुई। पर हाँ जी, शरिया। अब ऋषभ आपका क्वेश्चन कि शरिया क्या होता है। देखो इस्लाम में ना 3 चीजों को माना जाता है, 3 चीजों से कानून निकल के आते हैं उनके। सबसे पहले कुरान, जो उनकी होली बुक है, जो उनकी लाइफ, सोशल लाइफ और इन चीजों के लिए गाइड करती है। दूसरा है शरिया और तीसरी है हदीथ। हदीथ क्या है, बेसिकली हदीथ आपकी एक किताब है जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोला था ना, उसकी इंटरप्रिटेशन है, तो उसके मुताबिक भी सोशल लाइफ गाइड होती है और इकोनॉमिक, ये सब कुछ उसके मुताबिक गाइड होता है। लास्ट है शरिया। अब पूरी सोसाइटी, इन सारी चीजों का कानून जो बनाया गया था इस्लाम में वो, हाँ जी विक्रम, हदीथ बिल्कुल ठीक है। वो जो पूरा कानून है इस्लामिक लॉ, किस चीज का आपको, किस चीज का हक है, किस चीज का नहीं हक, क्या कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारी चीजें आपका अल्टीमेटली शरिया बनता है। अब पर शरिया क्या है, इतनी पुरानी, क्योंकि ये बुक्स हैं, इतनी सिंपल लैंग्वेज में नहीं ये लिखी हुई, तो इनमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, बहुत ही मुश्किल वर्डिंग से लिखी हुई है और फिलॉसफी जैसी है। तो सबका पढ़ने का तरीका अपना अपना है। कोई पढ़ने को ये कह सकता है कि वुमेन को ये राइट मिलने चाहिए, कोई पढ़ने को ये भी कह सकता है कि वुमेन को ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो यही आपकी सारी कंट्रोवर्सीज खड़ी होती है कि क्या राइट मिलना चाहिए, क्या राइट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, खासकर वुमेन के कंटेक्स्ट में तो बहुत ज्यादा। इससे पहले भी जब अफगानिस्तान में आपका 1996 से लेकर 2001 तक आपके तालिबान ने राज किया था ना, तब तो उन्होंने बहुत ही कट्टर तरीके से शरिया अप्लाई करवाया था। जैसे लड़कियों को बुर्का डालना कंपलसरी था, और बुर्का भी इस हद तक कि हाथ तक नहीं दिख सकता, अगर किसी लेडी का हाथ तक दिखता था ना, उसे पूरी मार्केट में पीटते थे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपके इस्लाम में म्यूजिक और ये सारी चीजों के ऊपर बैन है, उन जितने घरों में उन्हें कोई भी वीसीआर या कोई भी रेडियो कुछ भी ऐसा मिला, उन्होंने सब तोड़ दिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं प्रैक्टिस होता। कितनी बोरिंग लाइफ होगी कि कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं है, गाने भी नहीं सुन सकते थे, ठीक है। तभी तो अगले क्या कहते हैं, टेररिज्म में घुस गया, एंटरटेनमेंट बचा गया, गोली ही चला ले, ठीक है। हाँ, डेथ पेनल्टी छोटे छोटे क्राइम्स के लिए मिलती थी, जैसे अभी मैं बता दूं, अभी लेटेस्ट पिछले हफ्ते सजा मिली है 3 लोगों को। 3 लोगों ने मिलके एक बिजनेसमैन को वहां पे आपके किडनैप कर लिया। तो उन 3 बिजनेसमैन को, मतलब वो बिजनेसमैन को जिन्होंने किडनैप किया था 3 लोगों ने, उन तीनों को तालिबान ने हंट डाउन किया। एक तो बिजनेसमैन को बचा लिया उन्होंने, पर वो जो 3 किडनैपर्स थे, उन तीनों को 3 अलग अलग चौक पे लटका दिया गया।
ये दिखाने के लिए कि अगर तुम यहाँ पे किडनैपिंग करोगे तुम्हारा ये हाल है। ठीक है, मतलब ये चलो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेजता है सोसाइटी में, कोई भी अगर चोरी करते हैं हाथ काट देते हैं, ठीक है, ऐसी हर चीज की बहुत ही स्ट्रिक्ट सजाएं हैं शरिया में। तो इस चीजों के कारण मतलब जैसे इस टाइम ना अफगानिस्तान में लोग आपके भूखे मर रहे हैं, इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी है, कुछ खाने को नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहा, महंगाई हद से ज्यादा है, पर अभी भी लोग डरते हैं कि चोरी नहीं कर सकते। एक फ्रूट भी उठा के अगर भाग लिया और पकड़े गए, सीधा दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण कोई भूखे मर जाएंगे पर ये नहीं करेंगे। तो इस चीज के कारण उनका ओवरऑल क्राइम रेट कम रहता है, पर जो दूसरी सजाएं हैं वो बहुत ज्यादा डर भी पैदा करती हैं, खासकर जो राइट्स नहीं देते। जैसे लड़कों के लिए कंपलसरी था कि आपको दाढ़ी बड़े करते रहना, किसी को भी हल्की सी ट्रिम भी करते हुए पाया गया कि आज लग रहा है कि तुम ट्रिम करके आए हो, मारे जाओगे। ठीक है, तो ऐसी सारी सजाएं वहां पे एग्जिस्ट करती थी। तो ये था आपका तालिबान का अफगानिस्तान। आता रहेगा ये बार बार करंट अफेयर में जब तक ये अपना देश स्टेबल नहीं कर लेते। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।